Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs from the Hindu newspaper. आइए शुरू करते हैं discussion. The very first article for discussion today is IIP growth falls to 8-month low of 2.7% in April. From this article, the key takeaway is here that what is IIP? IIP क्या होता है हमारे लिए? Index of Industrial Production. It is released by National Statistical Office, which falls under the Ministry of स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. यहीं से आपकी एक स्टेटमेंट बन सकती है कि जो आईआईपी है वो कौन रिलीज करता है एंड वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर फॉल करता है. दूसरी स्टेटमेंट यहां से हमारे जो इंपॉर्टेंट बनती है आईआईपी से वो ये है कि ये आखिर में करता क्या है. तो ये इंडेक्स है, ये मेजर करेगा कुछ ना कुछ. तो इट मेजर्स द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. अगर हम बात करें तो जो सेक्टर्स हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है. नंबर 1 इज ब्रॉड सेक्टर्स एंड नंबर 2 इज यूज बेस्ड स्ट्रक्चर, यूज बेस्ड सेक्टर्स. तो ब्रॉड सेक्टर्स में जैसे आ जाएंगे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, राइट. अगर हम देखें कि ब्रॉड सेक्टर्स में तो कैपिटल गुड्स आ गए, राइट, उसमें इंटरमीडिएट गुड्स आ गए. तो इस तरीके से हम जो है सेक्टर्स को बांटते हैं. अगर हम बात करें कोर सेक्टर्स की तो यहां पर 8 कोर सेक्टर्स हैं जिसमें जो वेटेज है दैट इज 40.27%. कोर सेक्टर्स की वेटेज है 4.27%. डायरेक्टली पूछा जा सकता है कोर सेक्टर्स कितने हैं? 8 हैं. कितने कोर सेक्टर्स हैं? 8 हैं. एंड उसकी वेटेज क्या है आईआईपी में? वो इंडिविजुअल अगर हम 8 के ग्रुप को देखें तो इट इज 40.27%. देन इसके बाद अगर वो 8 कोर सेक्टर्स की हम बात करें, पूछा जा सकता है उनकी वेटेज के हिसाब से कि जो 8 कोर सेक्टर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा वेटेज किसकी हमें देखने को मिलती है. तो सबसे नंबर 1 पर आता है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स. सबसे पहले आते हैं रिफाइनरी प्रोडक्ट्स. देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रिसिटी. देन उसके बाद यहां पर आता है स्टील एंड देन उसके बाद आता है कोल. दीज आर फर्स्ट 4. अगर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले आएगा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, सेकंड पे आएगा इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड पे आएगा स्टील, फोर्थ पे आएगा कोल. देन अगर हम बाकी 4 की बात करें तो यहां पर आ जाएगा क्रूड ऑयल. अगर हम बात करें 5th नंबर पे, 6th पे यहां पर अगर हम देखेंगे तो क्रूड ऑयल के बाद आता है नेचुरल गैस. ये आपके लिए बहुत जरूरी है. यूपीएससी पूछ सकता है कि कैसे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहां पर अलाइन करेंगे आईआईपी के 8 कोर सेक्टर्स, राइट. देन उसके बाद 7th यहां पर आएगा सीमेंट एंड 8th यहां पर आता है फर्टिलाइजर. दीज आर द 8 इंडस्ट्रियल कोर सेक्टर्स जो आईआईपी जिसको मेजर करता है. आईआईपी का काम क्या है? ये ग्रोथ को मेजर करेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में, राइट. तो यहां पर जो आईआईपी है ये रिलीज कौन करता है? एनएसओ. लेकिन ये हर महीने पब्लिश होता है. सो दैट इज व्हाई इसका जो डेटा है वो हर महीने चेंज होता है. इसीलिए हमारे लिए डेटा से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आईआईपी क्या है, कौन इसको रिलीज करता है. इसका बेस ईयर है 2011 टू 2012. अब ये जो आईआईपी है ये हेल्प किसमें करता है? दिस हेल्प्स इन दी पॉलिसी फॉर्मुलेशन यू कैन से. और दूसरा जो पॉइंट, मेजर पॉइंट आता है कि जो हम अपना जीडीपी का एडवांस में एस्टिमेट लगाते हैं कि इस तरीके से अगर हमारा आईआईपी यहां पर इसकी वेटेज दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, फॉल दिख रही है, उसके बेस पर हम जो जीडीपी है उसमें इसके डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं जीडीपी को एस्टिमेट करने में कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी कितना होने वाला है. सो दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट हियर. ये आपका कौन पब्लिश करता है, क्या बेस ईयर है, 8 सेक्टर कौन से हैं, उनकी वेटेज क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसा है, ये यहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द इकोनॉमी point of view, right? Okay, let's move on to the next article now. चलिए, next article is important from the GS3 perspective. That economy article was also important from the GS3 perspective only. अगर हम prelims में अगर section बांटे तो ये environment के हिसाब से important है and अगर हम उसमें देखें तो वो economy के हिसाब से important है, right? So यहाँ पर article बोल रहे हैं there is 70% chance that average warming will exceed 1.5 degree Celsius in the next 4 years. अगर आपको पता हो तो जैसे हम COP21 की बात करते हैं, पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं, 2015 की बात करते हैं, तो वहां पे हमने टारगेट रखा था कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी वी आर एमिंग कि जो हमारा टेम्परेचर राइज है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से दैट शुड बी 2 डिग्री सेल्सियस से कम ही होना चाहिए. एंड
एक्टिवली एमिंग कि 1.5 से ऊपर ना जाए, राइट। दो चीजें मैंने यहां पर बोली, सबसे पहला है कि 2 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहे, एंड एक्टिवली हम एम कर रहे हैं ताकि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वो लिमिटेड रह जाए, उसके ऊपर जाएगा तो भी वी कैन हैंडल इट। लेकिन फिर 2018 में आती है आईपीसीसी की रिपोर्ट, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक यूएन की साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी है जो हर गवर्नमेंट, मतलब इंटर गवर्नमेंटल है, तो यूएन में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स उनको एडवाइजरी देती है, साइंटिफिक रिपोर्ट सबमिट कराती है, सो दैट दे कैन मेक देयर पॉलिसीज ऑन द क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंगली टू दैट रिपोर्ट, राइट। तो यहां पर आईपीसीसी की रिपोर्ट ने 2018 में बोला था कि अगर हम अपने कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है उसको 45% से कट डाउन कर दे बाय द ईयर 2030, एंड अगर हम उसको जीरो तक ले आए बाय द मिड ऑफ दिस सेंचुरी, दैट इज 2050 तक, देन ओनली, रिमेंबर दिस पॉइंट, देन ओनली वी कैन टारगेट कि 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग हो। अगर इतना कर दे तब भी 1.5 डिग्री सेल्सियस तो वार्मिंग होगी ही होगी। साथ में इन्होंने एक कंपैरिजन भी करके दिखाया था कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग हो तो कैसे चेंजेस होंगे क्लाइमेट में, और अगर 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया प्री इंडस्ट्रियल लेवल से टेम्परेचर तो उसमें कैसे इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाएंगे, राइट। तो ये कंपैरिजन दिखाया था जो कि बहुत ही थ्रेटनिंग था। सो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट्स ने अपने जो टारगेट्स हैं, नेशनल जो डिटरमाइंड काउंसिल, जो सॉरी नॉट नेशनल डिटरमाइंड काउंसिल, जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो यहां पर अपने सेट करे हुए हैं, एंड इंडिया इज अ पायनियर, इंडिया इज अ लीडिंग गवर्नमेंट इन दैट, एंड पेरिस एग्रीमेंट में भी इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले किया था। सो दिस वाज द बैकग्राउंड। अगर हम बात करें यहां पर जो ये 1.5 डिग्री सेल्सियस, अगर हम बात करें कोप 21 की, दैट वाज इन दी 2015, तो ये कोप किसकी होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किसकी होती है, यूएनएफसीसीसी की, ठीक है, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट। तो ये बनाया कब गया था, 1992 में बनाया गया था, और अब इसको फोर्स में कब लाया गया था, 1994 में, एंड इट वाज फॉर्म्ड बाय द रियो अर्थ समिट 1992 की, जिसको हम रियो अर्थ समिट बोलते हैं, अर्थ समिट बोल देते हैं, वहां पर ही ये एक जो कन्वेंशन है, ये फ्रेमवर्क है, ये बनाया गया था। उसी के अकॉर्डिंग अब यहां पर क्या होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं। ओके, अब इस आर्टिकल में हम बात कर लेते हैं, इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, ये बोला गया है कि 70% चांसेस हैं कि 2025, अभी तक हमने क्या एम किया हुआ था, 2100, कि 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस भी अगर वार्म हुआ अर्थ प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक तो भी ठीक है, तो भी ओके है। डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज होगा ही होगा, लेकिन वी कैन हैंडल इट एज सिविलाइजेशन, और वी कैन से एज ह्यूमन पॉपुलेशन वी कैन हैंडल इट। बट यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अगले 4 साल में ही 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग हो सकती है। वी हैव सीन, वी हैव रिकॉर्डेड द हॉटेस्ट एयर आफ्टर द 2020, हॉटेस्ट years after 2020, and we are hoping कि 2025 के बाद 2029 के बीच में हमें एक बिल्कुल वार्मेस्ट ईयर देखने को मिलेगा, 2024 से भी ज्यादा वार्म ईयर हमें देखने को मिल सकता है। सो ये सब क्या है, ये क्लाइमेट चेंज के ही प्रकोप हैं, क्लाइमेट चेंज के ही इंपैक्ट्स हैं। साथ में यहाँ पर बताया गया है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल के जो टारगेट्स हैं, दैट इज 1850 टू 1900, जहां पर इंडस्ट्रीज तो होती थी, लेकिन हम यहाँ पर कोल, ऑयल, गैस इनको बर्न नहीं करते थे, क्योंकि इनको बर्न करके ही क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्वियसली वी वर बर्निंग दी फायरवुड, लेकिन उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो फॉसिल जो फ्यूल है हमारा, उससे कुछ ना कुछ कम ही क्वांटिटी में निकलता था। लेकिन यहां पर अगर हम देखें, हम साथ में कोल बर्निंग कर रहे हैं, ऑयल है, गैस है, उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, दैट इज अ मेजर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उसकी यहां पर हमें देखने को मिलती है। ग्रीन हाउस गैस है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज। वी आर होपिंग कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट रहे, लेकिन अभी जो कंसर्न है CO2 का, ये क्या मैंने बताया था आपको, 45% रिडक्शन हो 2030 तक, एंड 2050 तक भाई इसको जीरो कर दो। लेकिन अभी जो ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये देखा जा सकता है कि CO2 के जो लेवल्स है वो डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इंक्रीज ही कर रहे हैं। सो दैट इज अ वेरी वेरी मेजर राइजिंग कंसर्न इफ वी सी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, राइट। So this article is also very very important. Kindly read it once. We have discussed the background elaborately. Moving on to the next article now. Just a second. Okay. Yes, this article is important again.
नोडल स्पिल देखने को मिल रहा है, दैट इज अ वेकअप कॉल सेज एक्सपर्ट। तो नोडल क्या होते हैं? स्मॉल प्लास्टिक के पैलेट्स होते हैं, वेरी स्मॉल प्लास्टिक पैलेट्स। यहां पर आपको बताया गया है प्लास्टिक पैलेट्स जिनको नोडल बोला जाता है, दे हैव बीन फाउंड इन द केरला बीच, दैट इज तिरुवनंतपुरम इन द यहां पर एक जो कंटेनर है शिप से वो गिर गया था एंड उसको वो सिंक हो गया था, उसकी वजह से यहां पर जो वो क्या कंटेन करके जा रहा था? नोडल्स, दैट इज प्लास्टिक के पैलेट्स कंटेन कर रहा था, जिसको वेरियस चीजों में यूज किया जाता है, वो हम आगे देखेंगे। बिकॉज इस तरीके के जो यूज है, एप्लीकेशन बेस्ड साइंस के क्वेश्चन यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूज ऑफ दीज प्लास्टिक पैलेट्स इन द लेटर डिस्कशन इन दिस आर्टिकल इटसेल्फ, बट तब तक हम देख लेते हैं यहां पर क्या बोला गया है। हालांकि जो ये पैलेट्स हैं, प्लास्टिक पैलेट्स हैं, ये बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म इनका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को कॉज करते हैं मरीन ऑर्गेनिजम्स में, राइट? इट कैन ऑल्सो लीड टू बायो एक्यूमुलेशन, इट कैन एंटर इनटू द फूड चेन, जिसकी वजह से डेफिनेटली लॉन्ग रन में हमें जेनेटिक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं एंड दे कैन ऑल्सो लीड टू द कैंसरस प्रॉपर्टीज। यहां पर कैंसर होने के चांसेस भी देखने को मिल सकते हैं अगर ये फूड चेन में, फूड वेब में एंटर कर गए एंड बायो मैग्नीफाई एंड बायो अक्यूमुलेट अगर ये होना शुरू हो गए, राइट? देन उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जो नोडल स्पिल है ये केरला की कोस्ट पर आया, तो ये वेकअप कॉल होना चाहिए कि आप जो सेफ्टी है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, रेगुलेशंस के ऊपर ध्यान दीजिए, कोस्टल मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए एंड मरीन कंजर्वेशन के ऊपर भी आपको यहां पर क्या करना है? ध्यान देने की जरूरत है। देन दीज प्लास्टिक्स, यहां पर आपको बहुत डिटेल में दिया गया है, दीज प्लास्टिक्स आर प्राइमरीली कंसिडर्ड एज माइक्रोप्लास्टिक्स, राइट? माइक्रोप्लास्टिक जिनकी जो डायमीटर होती है वो होती है 1 मिलीमीटर टू 5 मिलीमीटर, ठीक है, 1 mm to 5 mm होती है। सो दे कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर कंपोनेंट इन द ग्लोबल प्लास्टिक चेन। तो कहां कहां इनका इस्तेमाल होता है? ये दो तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, राइट? देन दे आर मोस्ट कॉमनली, अब यहां पर आ गया है आपका एप्लीकेशन बेस्ड, राइट? इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यू विल नॉट फाइंड ऑल द एस्पेक्ट्स इन योर टेक्स्ट बुक और मे बी इट माइट नॉट बी पॉसिबल कि एक ही सोर्स से आपको सारे एप्लीकेशन यहां पर देखने को मिल जाए। तो जो न्यूज़पेपर है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर साइंस बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चंस। तो डेफिनेटली जब भी आपको यहां पर एप्लीकेशंस दी जाती हैं किसी भी आर्टिकल में, टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में, राइट? अगर सिंपल कोई आर्टिकल आया है वहां पर दी जाती है तो डेफिनेटली आप उसको क्या कीजिए? नोट डाउन कीजिए एंड उनको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर किस किस चीज में प्लास्टिक का यूज होता है? और अब की बार क्वेश्चन आया भी है कि प्लास्टिक किस किस चीज में देखने को मिलता है, राइट? सिगरेट बर्ड्स में देखने को मिलता है, टायर्स में देखने को मिलता है, या कौन कौन सी जो आई ग्लासेस हैं उनमें देखने को मिलता है। तो तीनों ही चीजों में हमें प्लास्टिक देखने को मिलता है। यहां पर बोला गया है कि सच एज प्लास्टिक बैग्स एंड फिल्म्स में, ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल ट्यूब्स में, कोटिंग्स में, पेपर कार्टन को जो कोट करते हैं हम, प्लास्टिक की एक थैली, जब हम मान लो जब आपने कभी स्कूल में कवर भी चढ़ाया होगा, उसके ऊपर ब्राउन कवर के ऊपर से एक पतली सी फिल्म होती है, दैट इज ऑल्सो माइक्रोप्लास्टिक, राइट? तो यहां पर वो पेपर कार्टन को कवर करने में, केबल्स में, डिटर्जेंट बॉटल्स में, हार्ड प्लास्टिक कंटेनर्स में, पाइप्स में, क्रेट्स में, इन सब में यूज होता है। साथ में जो पैकेजिंग मटेरियल है, हाउस होल्ड गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोटिव पार्ट्स है, ऑटोमोटिव पार्ट्स यहां पर आपको दे दिया है। अब ऑटोमोटिव पार्ट्स से क्या हम यूपीएससी का जो वो क्वेश्चन है टायर्स या कार टायर्स, उसमें क्या हम इसको यूज नहीं कर सकते? इस एप्लीकेशन को डेफिनेटली कर सकते हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि वो आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में ना हो, लेकिन दीज काइंड ऑफ आर्टिकल्स हेल्प यू इन अटेम्प्टिंग सच एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। दिस इज द प्रूफ हियर, राइट? तो यहां पर क्या है? ऑटोमोटिव पार्ट्स है, मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी इस्तेमाल होता है डेफिनेटली। एलडीपी इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रिसाइकल। और जो लो डेंसिटी, यहां पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है एलडीपीई और एचडीपीई में, कि जो एलडीपी है, लो डेंसिटी है, उसमें क्या यहां पर वो इजीली रिसाइकल होता है हाई डेंसिटी से, लेकिन उल्टा है, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन इज मोर डिफिकल्ट टू रिसाइकल देन इन कंपैरिजन टू दी एचडीपीई। ये आपको ध्यान रखना है यहां पर, राइट? तो यहां पर यही बात करी गई है कि हजार्डस मैटर है एंड उसके वजह से अब आपके लिए यहां पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल अमेंडमेंट रूल्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। काइंडली रेफर टू दोस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, जिसमें अभी हम 2022 के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, 2016 के जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल थे उनको अमेंड कर दिया गया था एंड 2022 की जो टाइमलाइन थे उसके बाद उसमें चेंजेस देखने को मिले हैं। फॉर एग्जांपल सिंगल यूज प्लास्टिक को इंडिया से बैन करने की कोशिश करी जा रही है। सेकेंड थिंग इज, जो यहाँ पर प्लास्टिक कैरी बैग्स यूज होंगे वो 5 मिलीमीटर के जो 50 माइक्रोन्स की जो थिकनेस है उससे ज्यादा होने थे एंड बाय द एंड ऑफ 20
2022, मतलब अब जो 2022 एंड हो गया है उसके बाद से अब यहां पर 120 माइक्रोन की थिकनेस अचीव करने की हमें कोशिश करनी है। प्लस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी गई है, दैट इज प्रोड्यूसर, ब्रांड ऑनर्स, राइट, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इन्वेस्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ब्रांड ओनर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वेस्ट को मैनेज करें एंड उसको रिसाइकल करें। साथ में जो यहां पर ये बॉडी बनाई गई है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, उनको जो ईपीआर है, एक्सटेंडेड जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लीगली एनफोर्सेबल कर दिया है कि अब यहां पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है इनके खिलाफ अगर ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यहां पर नहीं देखने को मिले। सो इन डिटेल काइंडली रेफर योर टेक्स्ट बुक्स जिसमें आपको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करी जाए। एंड दिस आर्टिकल फ्रॉम एप्लीकेशन बेस्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या मेडिकल इक्विपमेंट में प्लास्टिक यूज होता है? ऑब्वियसली यूज होता है। देन उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि पेपर कार्टन्स में क्या यूज होता है, कार्टन्स में क्या यूज होता है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यस, वहां की जो पैकेजिंग मटेरियल है उसमें ये डेफिनेटली इस्तेमाल होता है एंड पेपर जो कार्टन्स है उनकी कोटिंग में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। This article is also important. Cabinet approves hike in MSP for Kharif crops. ओके तो यहां से हमारे लिए एमएसपी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें पहले आर्टिकल में देख लेते हैं अब की बार क्या हुआ है। जो हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज मिला है वो किसको मिला है? नाइजर सीड को मिला है, फिर सेसमम को मिला है एंड रागी को भी यहां पर बहुत ज्यादा एमएसपी देखने को मिला है, राइट। तो एमएसपी की अगर हम बात करें, एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। ये कौन सा प्राइस है जिसपे जो गवर्नमेंट है वो प्रोड्यूसर से उनका प्रोड्यूस खरीदेगी, फार्मर से उनका प्रोड्यूस जिस बेस पर, जिस रेट पर खरीदेगी उसको बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट है दैट इज यहां पर 1.5 टाइम्स वो एमएसपी प्रोडक्शन जो कॉस्ट है उसके 1.5 टाइम्स यहां पर हमें देखने को मिला है, वो यहां पर अचीव हो चुका है। अब इसको रिकमेंड कौन करता है? इसको रिकमेंड करता है सीएसीपी एंड इसको जो फाइनल जो इसका डिसीजन है जो कि चेयर की जाती है वो कमेटी दैट इज सीसीए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, वो यहां पर जो चेयर की जाती है पीएम की तरफ से, वो उसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेती है। लेकिन जो सीएसीपी है दैट takes the decision, that recommends the MSP, and also you have heard about FRP, that is fair and remunerative prices, that is for sugarcane। वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। कौन रिकमेंड करता है? सीएसीपी ही रिकमेंड करता है। एंड रिकमेंड कितनी क्रॉप्स के लिए करते हैं? 22 क्रॉप्स के लिए करते हैं। 22 क्रॉप्स में से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 6 रबी क्रॉप्स हैं, 2 खरीफ क्रॉप्स हैं एंड जो रिमेनिंग क्रॉप्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी वो क्या है? यहाँ पर खरीफ क्रॉप्स हैं, right? 6 rabi, 2 commercial. If I might have said something else, just remember 2 commercial crops हैं, 6 रबी क्रॉप्स हैं एंड बाकी जितने आपके बच गए यहाँ पे वो सारे कौन से रहेंगे? आपके खरीफ क्रॉप्स, राइट? ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस, 14 खरीफ क्रॉप्स रहेंगे आपके। Next article is also important for us. Let us discuss this article, importance of डिप्टी स्पीकर। तो इस आर्टिकल में आपसे यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि जो डिप्टी स्पीकर है उसकी पोस्ट आप देख सकते हैं पिछले 2 लोकसभा सेशन से, 2 लोकसभा जो हो चुके हैं, 17th लोकसभा एंड अब 18th लोकसभा भी फंक्शनिंग में है, तब से डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो वेकेंट है। तो डिप्टी स्पीकर अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल के तहत। तो आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आर्टिकल 93 की बात करते हैं। आर्टिकल 93 में मेंशन है कि एज सून एज पॉसिबल, यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होना चाहिए। देन उसके बाद 94 में बताया गया है कि कैसे उनको रेजिग्नेशन का क्या प्रोसेस है, रिमूवल का क्या प्रोसेस है, डिस्क्वालिफिकेशन का क्या प्रोसेस है। तो ये सारे आर्टिकल्स यहां पर डील करते हैं विद दी पोजीशन ऑफ डिप्टी स्पीकर। तो अब तक कन्वेंशन बेस्ड, रिमेंबर दिस, ये जो यहां पर आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यहां पर नहीं सिग्निफाई करते हैं कि किसको यहां पर बनाना है डिप्टी स्पीकर, राइट। लेकिन कन्वेंशन के आधार पर आज तक यही देखने को मिला है कि अपोजिशन से ही डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो भरी जाती है, अपॉइंट किए जाते हैं, राइट।
तो जो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन है वो कौन स्पेसिफाई करते हैं, उसकी डेट स्पीकर स्पेसिफाई करते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की, तो ये जो दोनों पोस्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93 यहाँ पर फिल की जानी चाहिए। ओके, तो आर्टिकल 93 यहाँ पर डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को मैंडेट करता है, लेकिन अगर उसमें हम यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रहा है, और वो भी सिर्फ 2-3 महीने नहीं, इतने लंबे समय से हमें देखने को मिल रही है वैकेंसी, तो ये क्या दर्शाता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो जानबूझ के यहाँ पर डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को खाली रखे हुए। इससे पहले ऑब्वियसली ये ट्रेंड रहा है, कन्वेंशन रहा है कि वहां पर किसको होना चाहिए, अपोजिशन के एक मेंबर को होना चाहिए, ताकि जो डिबेट है, जो डिस्कशंस हैं, वो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पर इलेक्ट होकर भेजते हैं, उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सके, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स है वो फॉलो हो सके। अच्छा, तो अगर हम बोले कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन होते हैं, कहां से चूज किया जाता है, तो डिप्टी स्पीकर एंड स्पीकर दोनों ही जो लोकसभा है उसके इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए, राइट। उन्हीं में से इनका इलेक्शन होता है, उन्हीं में से इनको चूज किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। तो अगर हम डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की बात करें, विच इज कंडक्टेड, यहां पर आपको बताया गया है, द डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड once a motion is proposing for his name or her name is moved, फिर उसके बाद जो सिंपल मेजॉरिटी है, प्रेजेंट एंड वोटिंग है, वो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इनको वोट करते हैं, इनको इलेक्ट करते हैं। और जो ये रूल 8 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा 1952 है, यहाँ पर ये डिटेल बताया गया है कि कैसे डिप्टी स्पीकर को यहाँ पर हमें इलेक्ट करना है। देन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 180, एक और आर्टिकल यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिप्टी स्पीकर हैज द पावर टू कंडक्ट द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर व्हेन हिज चेयर इज वेकेंट। तो जब भी यहाँ पर स्पीकर की चेयर वेकेंट होगी ड्यू टू एनी रीजन, रेजिग्नेशन है, रिमूवल है, डिस्क्वालिफिकेशन है, इनकैपेसिटीनेस है, किसी भी वजह से अगर यहाँ पर वो सीट वेकेंट है, तो डिप्टी स्पीकर इमीडिएटली वहां पर टेक ओवर करेंगे उस सीट पे, एंड डिप्टी स्पीकर विल परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ स्पीकर अंटिल अनलेस न्यू स्पीकर इज यहाँ पर चोजन, राइट। तो लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्लीकेशन क्या है, एज सुन एज का यहाँ पर जो लाइन है वो दी गई है, एज सुन एज मे इट बी, इट डज नॉट सेट अ टाइमलाइन। ऑल्दो टाइमलाइन नहीं दी हुई है, और इसी का क्या कर रहे हैं, फायदा उठाया जा रहा है, मिस इंटरप्रिटेशन की जा रही है कि इसका मतलब क्या है, जितना चाहें आप डिले कर सकते हैं। कन्वेंशनली द पोजीशन इज हैंडेड ओवर टू द अपोजिशन, लेकिन अब ये जो पोजीशन है खाली है, तो ये क्या दर्शाता है कि रूलिंग पार्टी विच विल बी इनकंसिस्टेंट विद द डेमोक्रेटिक इंटेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने कुछ ना कुछ सोच के ही डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को डाला है, एंड अब अगर आप वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के इंटेंट को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये क्या दर्शा रहा है कि आपके जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनमें कोई दिक्कत है यहाँ पर। देन उसके बाद बोला गया है कि अपोजिशन टू एंश्योर द डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इज मेंटेन। यहाँ पर ये अपोजिशन से क्यों रखा जाता था, ताकि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं या डेमोक्रेटिक रेजिलियंस है वो यहाँ पर मेंटेन रहे, पार्लियामेंट्री सिस्टम बना रहे, दैट इज बेस्ड ऑन द वेस्टमिंस्टर मॉडल। ये आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, GS2 के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो मैंडेट करता है इफेक्टिव डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशन। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल मतलब क्या है, यहाँ पर इफेक्टिव डिस्कशन एंड यहाँ पर डेलिब्रेशन की जानी चाहिए। अबव ऑल द फेलियर टू अपहोल्ड द ट्रेडिशन ऑफ ऑफरिंग टू द ऑफिस टू द अपोजिशन अंडरमाइंस द स्पिरिट ऑफ कंसेंसस ड्रिवन पॉलिटिक्स। मतलब आप यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहे हो कि जो आपकी पॉलिटिक्स है, जो आप यहाँ पर रूल कर रहे हो, जो आप रूलिंग गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी की तरह से बैठे हो, यू डू नॉट वांट अ कंसेंसस बेस्ड पॉलिटिक्स। क्योंकि हो सकता है आपने अपनी सरकार बना ली है, लेकिन कुछ हिस्सा तो ऐसा भी होगा जो अपोजिशन पार्टी होगी, वो भी तो पीपल ने इलेक्ट करके ही वहां पर भेजे हैं। सो दैट दिस प्रोसेस, दिस कन्वेंशन टिल नाउ, जो कि डिप्टी स्पीकर पे अपोजिशन को आप रख रहे हो, ये क्या दर्शाता है कि ये मैंडेट करता था कि कंसेंसस बेस्ड है, कि भाई जो दूसरे इलेक्ट होके आए हैं उनका भी यहाँ पर एक राय रखी जानी चाहिए, उनका भी एक से होना चाहिए। बट अगर आप उस पोजीशन को वेकेंट रखना चाह रहे हो जानबूझ के, तो इट मैंडेट्स कि आप कंसेंसस ड्रिवन पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं चाहते हो। दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज डिस्कसिंग अबाउट। यहाँ इस आर्टिकल में, इस पैराग्राफ में आपको बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। Let's give it a read here. This idea would lose its significance if the system does not function properly. It also extremely important that debates and discussion between the ruling establishment and opposition remain proper to make the government accountable. कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि opposition है और जो ruling party है उनमें जो debate है discussion है, ये जो position है डिप्टी स्पीकर की ensure करती है कि वो proper तरीके से होते रहें, so that जो government है वो accountable रहे। उनसे कोई सवाल पूछे तो उनको जवाबदेही तो उनकी होनी चाहिए,
अकाउंटेबल रहे, चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन रहे और इंश्योर रहे. इट हैज बीन alleged that the current ruling government has vehemently denied to hand over the position of the deputy speaker to the opposition member. क्योंकि अगर opposition member को नहीं दिया और अपनी पार्टी को दिया तो obviously फिर से सवाल उठेंगे कि आप क्या चाहते हो, आप यहाँ पर deliberations नहीं चाहते हैं, आप discussion नहीं चाहते हैं, consensus नहीं चाहते हैं. So that is why उसको खाली ही रखा जा रहा है. ये आर्टिकल यहाँ पर बोल रहा है. It may also be noted that the constitutional convention do have a statutory effect in case of absence. तो यहाँ पर statutory effect भी यहाँ पर लाया जा सकता है. So this article holistically is very very important from the viewpoint of the deputy speaker, position of deputy speaker. So you have to cover this article from the static part also, and you have seen this here in the article also. तो article से हमने क्या यहाँ से सीखा है डिप्टी स्पीकर के बारे में कि अगर वो पोजीशन वेकेंट है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये इस आर्टिकल में है. इम्प्लीकेशन या फिर इफेक्ट्स ऑफ वैकेंसी ऑफ द डिप्टी स्पीकर सीट, तो उससे क्या हो सकता है. उसके बाद जो इसमें स्टैटिक पार्ट है वो भी आप साथ साथ प्रिपेयर करें, रिवाइज करें. सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. Like the video, share the video, subscribe the channel. Bye bye.